सनातन मार्गदर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। सर्दियों की सुबह की ठंडक, एक गर्म चाय का प्याला और रज़ाई का आराम, ये मौसम जितना सुकून भरा लगता है उतना ही हमारे घर के बुजुर्गों के लिए मुश्किलों भरा भी हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि इस मौसम में उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान हमारी परंपराओं में छिपा है? बिल्कुल, और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये समझना है कि क्यों करना चाहिए। हमें उन सिद्धांतों को खोजना है जो हमारे बुजुर्गों को सर्दियों में सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि ऊर्जावान और खुश रहने में भी मदद कर सकते हैं। इस दस्तावेज की शुरुआत एक ऐसे शब्द से होती है जिसे हमने कई बार सुना है पर शायद पूरी तरह समझा नहीं, वात दोष। ये असल में है क्या और सर्दियों में बुजुर्गों के लिए अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही सारा रहस्य यहीं छिपा है। आयुर्वेद कहता है वृद्धावस्था वायु प्रकोप काल। वृद्धावस्था वायु प्रकोप काल, इसका क्या मतलब हुआ? इसे आसान भाषा में समझें तो वात यानी वायु का संबंध हमारे शरीर में गति, हलचल और बदलाव से है। जवानी में ये नियंत्रण में रहती है, लेकिन बुढ़ापे में जैसे एक पुरानी मशीन के पुर्जे ढीले हो जाते हैं और आवाज करने लगते हैं, वैसे ही शरीर में वात बढ़ जाता है। इससे शरीर में एक अस्थिरता और रूखापन आने लगता है। अच्छा, तो बुढ़ापा अपने आप में वात को बढ़ाने वाली एक अवस्था है। बिल्कुल। अब इसमें सर्दी के मौसम को जोड़ दीजिए। सर्दी का मिजाज कैसा होता है? ठंडा और रूखा। हाँ, ठंडा, रूखा और तेज हवा वाला। ये सारे गुण बढ़े हुए वात को और भड़का देते हैं। ये एक तरह से आग में घी डालने जैसा काम करता है। ओह। यही वजह है कि सर्दियों में बुजुर्गों के जोड़ों का दर्द, शरीर में अकड़न, गैस की समस्या और सांस की तकलीफें अचानक से बढ़ जाती हैं। समझी, ये कोई संयोग नहीं है। जी नहीं। ये शरीर के अंदर वात का बढ़ा हुआ प्रकोप है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह इस बढ़े हुए वात को शांत कर लें तो आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप काबू में आ सकती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हमारी आगे की पूरी बातचीत का आधार यही होगा। दस्तावेज में दिया गया हर सुझाव, चाहे वो खाने से जुड़ा हो या दिनचर्या से, इसी एक लक्ष्य को साधता है, बढ़े हुए वात को संतुलित करना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, खान पान। दस्तावेज में खाने पीने की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई एक मूल सिद्धांत है? हाँ, ये बिल्कुल भी एक रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है। सिद्धांत बहुत सरल है। वात के ठंडे और रूखे गुणों का मुकाबला ऐसी चीजों से करो जो स्वभाव से गर्म और स्निग्ध यानी चिकनाई वाली हों। गर्म और स्निग्ध। जी, हर सुझाव इसी एक सिद्धांत की कसौटी पर कसा गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हर सलाह वात के गुणों पर एक सीधा हमला है। जैसे सुबह के नाश्ते में केसर, बादाम और हल्दी वाला गर्म दूध, या फिर घी के साथ दलिया खाने की सलाह दी गई है। हाँ, ये सभी चीजें गर्म और चिकनाई वाली हैं। एकदम सही। और यही दोपहर और रात के खाने पर भी लागू होता है। घी वाली मूंग की दाल, गाजर मेथी जैसी मौसमी सब्जियां और रात में हल्का फुल्का खिचड़ी या सूप। अच्छा, इसमें दही या छाछ के लिए भी कुछ कहा गया है क्या? हाँ, कहा गया है कि अगर दही या छाछ लेनी भी है तो उसे कमरे के तापमान पर लेना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। दस्तावेज में घी खाने पर बहुत जोर है, रोजाना 2-3 चम्मच। लेकिन आज के दौर में तो कई डॉक्टर बुजुर्गों को घी तेल कम खाने की सलाह देते हैं, खासकर कोलेस्ट्रॉल की चिंता की वजह से। इन दोनों बातों में तो सीधा टकराव दिखता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, आयुर्वेद गाय के शुद्ध घी को औषधि मानता है, फैट नहीं। इसकी तासीर गर्म और गुण स्निग्ध होते हैं जो सीधे वात के रूखेपन को काटते हैं। ये शरीर की अंदरूनी मशीनरी को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करता है मतलब जोड़ों को चिकनाई देना। जोड़ों को चिकनाई देता है और पाचन अग्नि को बढ़ाता है। यहाँ बात सही मात्रा और सही घी की हो रही है। बेशक अगर किसी को पहले से ही कोलेस्ट्रॉल की गंभीर समस्या है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर सर्दियों में सही मात्रा में लिया गया घी शरीर के लिए अमृत समान बताया गया है। और गुड़, तिल, अदरक और हल्दी पर भी खास जोर है। मैं हमेशा सोचती थी कि सर्दियों में तिल के लड्डू सिर्फ स्वाद के लिए बनते हैं। नहीं, तिल अपने आप में तेल का एक खजाना है। इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। जब हम तिल के लड्डू खाते हैं तो वो शरीर को अंदर से गर्मी और चिकनाई दोनों एक साथ देता है।
अरे वाह। इसी तरह गुड़ चीनी के ठंडे मिजाज के उलट गर्म तासीर का होता है, और अदरक हल्दी तो अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जाने ही जाते हैं। तो हमने शरीर को अंदर से ईंधन और गर्मी देने की बात कर ली। अब बात करते हैं दिनचर्या और शारीरिक आदतों की। इस बारे में दस्तावेज क्या कहता है? यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही मैं कहूँगा क्रांतिकारी सलाह देता है। वो कहता है कि सर्दियों में बुजुर्गों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बल्कि सूरज निकलने के बाद उठना चाहिए। वाह, ये तो आजकल के हर प्रोडक्टिविटी गुरु की सलाह के एकदम उलट है। ये सुनना ही कितना सुकून देने वाला है। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क सीधा वात से जुड़ा है। सुबह की सर्द और तेज हवा वात को बहुत तेजी से बढ़ाती है। अच्छा। इसलिए जब धूप निकल आए और माहौल में थोड़ी गर्माहट आ जाए तब उठना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करना है, उसे जबरदस्ती किसी नियम में बांधना नहीं। उठने के बाद अभ्यंग यानी तेल मालिश पर बहुत जोर दिया गया है। इसे करने का तरीका तो बताया है, लेकिन आप इसे और सरल भाषा में समझा सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? जरूर। अभ्यंग को ऐसे समझिए जैसे आप किसी मशीन को कड़ाके की ठंड में चालू करने से पहले उसे तेल देते हैं, ताकि उसके पुर्जे जाम ना हो। हाँ, और आसानी से चलें। हमारा शरीर भी तो एक मशीन ही है। गरम तिल के तेल या महानारायण तेल से मालिश करना वही प्री हीटिंग और ल्यूब्रिकेशन है। ये सिर्फ त्वचा को मुलायम नहीं बनाता, बल्कि जोड़ों की अकड़न को खोलता है, मांसपेशियों को आराम देता है और पूरे शरीर में खून के दौरे को तेज करता है, जिससे एक अंदरूनी गर्मी पैदा होती है। मालिश के बाद हल्के फुल्के व्यायाम की बात कही गई है। इसमें ताड़ासन, वज्रासन और पवन मुक्तासन का जिक्र है। पवन मुक्तासन का नाम तो बड़ा सीधा साधा लगता है। हाँ, आयुर्वेद की यही खूबसूरती है, वो बहुत व्यावहारिक है। पवन मुक्तासन यानी शरीर से वायु को मुक्त करने वाला आसन। अच्छा, तो ये गैस और पेट के भारीपन के लिए है? बिल्कुल, ये उस समस्या का सीधा समाधान है। ये आसन गैस और पेट के भारीपन में तुरंत राहत देता है। इसी तरह ताड़ासन शरीर में संतुलन बनाता है और वज्रासन पाचन को दुरुस्त करता है। ये सब बहुत ही सौम्य क्रियाएं हैं। और प्राणायाम भी हैं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। इनका क्या खास रोल है? देखिए, अनुलोम विलोम सांस की प्रणाली को मजबूत करता है, जो सर्दियों में अक्सर कमजोर पड़ जाती है। और भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। मन को शांत करता है, जी। वात का एक गुण चंचलता भी है। ये मन में बेचैनी और चिंता पैदा करता है। भ्रामरी उस मानसिक चंचलता को शांत करने का एक बहुत असरदार तरीका है। ठीक है, तो सही खान पान हो गया, सही दिनचर्या भी हो गई, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। दस्तावेज में गिरने पड़ने जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या खास सावधानियां बताई गई हैं? बिल्कुल, और ये हिस्सा बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें गिरने से बचाव पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे घर में फर्श को हमेशा सूखा रखना, रात में कमरे से बाथरूम तक हल्की रोशनी की व्यवस्था करना, और बाथरूम में सहारे के लिए हैंडल लगवाना। हाँ, और फिसलनरोधी चप्पलें पहनना। ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। अकेलापन बुढ़ापे की एक बड़ी चुनौती है, खासकर सर्दियों में जब बाहर आना जाना कम हो जाता है। इसलिए परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहने, फोन पर बात करने या सत्संग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी गई है। सही बात है। एक खुश और शांत मन शरीर की रोग से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है। दस्तावेज के अगले हिस्से में कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों का जिक्र आता है, जैसे च्यवनप्राश, अश्वगंधा, त्रिफला। इन्हें एक तरह से सप्लीमेंट्स की तरह देखना चाहिए। आप कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा हैं। इन्हें रसायन कहा गया है। रसायन यानी जो शरीर की धातुओं को पोषण देकर उसे फिर से युवा बनाने की प्रक्रिया में मदद करे। जैसे च्यवनप्राश को सर्दियों का सबसे बेहतरीन रसायन माना गया है, जो सीधे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अश्वगंधा? अश्वगंधा शरीर को ताकत देता है और वात को शांत करता है। योगराज गुग्गुल खास तौर पे जोड़ों के दर्द और गठिया में काम आता है। ये जानकारी बहुत काम की है, लेकिन यहीं पर दस्तावेज एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये शायद इस बातचीत का सबसे जरूरी संदेश है। दस्तावेज साफ साफ कहता है कि किसी भी औषधि का सेवन अपनी मर्जी से न करें। मतलब डॉक्टर से पूछ कर ही लें। एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना अनिवार्य है। हर इंसान का शरीर, उसकी प्रकृति और उसकी स्वास्थ्य की स्थिति अलग होती है। जो औषधि एक के लिए फायदेमंद है, हो सकता है दूसरे के लिए न हो। सही बात है। ये जानकारी ज्ञान बढ़ाने के लिए, खुद का इलाज करने के लिए नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें
तो यही लगता है कि आयुर्वेद और हमारी वैदिक परंपराएं सर्दियों में बुजुर्गों की देखभाल को टुकड़ों में नहीं देखती। ये एक समग्र 360 डिग्री अप्रोच है। बिल्कुल, ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का विज्ञान है। ये जीवन शैली में छोटे छोटे मगर असरदार बदलाव लाने की बात करता है। मौसम के साथ तालमेल बिठाना, शरीर की सुनना और उसे वो देना जिसकी उसे जरूरत है। दस्तावेज के अंत में एक बहुत गहरा सूत्र लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपनी किसी भी जिम्मेदारी को, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या आध्यात्मिक हो, ठीक से नहीं निभा सकते। मतलब अपने शरीर का ध्यान रखना हमारा पहला और सबसे बड़ा धर्म है। जी, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये पूरी सोच ही बदल देता है। सच में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सारा ज्ञान प्रकृति की लय के साथ जीने पर आधारित है। मौसम के अनुसार खाना, सूरज के अनुसार उठना, शरीर की जरूरतों को समझना। आज की हमारी आधुनिक, एयर कंडीशन्ड और हर चीज को नियंत्रित करने वाली जीवन शैली में हम प्रकृति की ऐसी कितनी ही लयों को रोज नजरअंदाज कर रहे हैं, और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल